वेलकम स्टूडेंट्स, जॉन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और इस सेशन में अपन कहाँ से कहाँ तक के करंट अफेयर्स देखेंगे तो 15 से 31 अगस्त तक। से 31 अगस्त तक अपन करंट अफेयर्स देखेंगे। स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी कि मैटर इनकम्प्लीट है, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर संडे को क्लास होगी। अगर प्रीवियस लेक्चर में कुछ छूट जाएगा तो आगे वाले लेक्चर में अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए अपन क्या क्या छोड़ के चल रहे हैं, तो अपन खेल खिलाड़ी छोड़ के चल रहे हैं, पुरस्कार छोड़ के चल रहे हैं और व्यक्तित्व। अपन इन 3 टॉपिकों को नहीं लेके चल रहे हैं अभी। जैसे ही एक महीना होगा और उस महीने के अंदर जितने भी खेल, पुरस्कार और व्यक्तित्व होंगे उन सब का एक लेक्चर अपन अलग से तैयार कर लेंगे। तो अभी के लिए अपन इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी मुद्दों को समाहित करते चल रहे हैं। तो इस क्लास में अपन क्या देखेंगे, तो 15 से 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और आज का पहला टॉपिक है अपना इंटरनेशनल यूथ डे। क्या है? इंटरनेशनल यूथ डे। ऐसे प्रश्नों में जो डे वगैरह पूछे जाते हैं, सीधी डेट पूछते हैं कि किस दिन मनाया जाता है। तो क्या है कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे। और अगर टफ पर्सन पूछते हैं, बहुत हार्ड पर्सन पूछते हैं, तो वो किस पे भी पर्सन पूछ सकते हैं कि थीम क्या थी। जो इंटरनेशनल यूथ डे है इसकी थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? तो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या थी थीम? तो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। आप नीचे इसका पिक भी देख सकते हैं, उसमें साफ है इंटरनेशनल यूथ डे और 2020, और इधर इसकी थीम को लिख रखा है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये क्या है? इसकी थीम है। तो कोई भी डे वगैरह का प्रश्न पूछा जाता है तो अपने को 2 ही चीजें देखनी होती है। पहला कि उसकी डेट क्या है, दूसरा उसकी थीम क्या है। आसान पर्सन अगर पूछता है तो सीधा डेट पूछेगा, अगर टफ पर्सन पूछता है तो वो थीम पे भी पर्सन बना सकता है। ठीक है, तो पहला आ गया अपना इंटरनेशनल यूथ डे। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। थीम क्या है? तो थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं अपना टॉपिक फिशिंग कैट। फिशिंग कैट चर्चा में क्यों है, पहले ये सुनेंगे फिर चलेंगे अपन आगे। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में, वहां पे मिलती है फिशिंग कैट। और उस फिशिंग कैट को कोलर्ड किया गया है, यानी कि उसके गले में कोलर डाली गई है। किस चीज के लिए? कि उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उसके ब्रीडिंग के हैबिट्स को स्टडी करने के लिए, उसकी रेंज को स्टडी करने के लिए कि कहां तक जा रही है। इन सब के लिए स्टडी करने के लिए 10 जो है 10 फिशिंग कैट्स के को कोलरिंग की गई है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है ये फिशिंग कैट। स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखते हैं अपन सबसे पहले कि फिशिंग कैट के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो पहली इंफॉर्मेशन है, इसको देख सकते हैं आप पिक में, कि ये आम जो घरेलू बिल्ली होती है जिसको हम रोज देख रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, उससे साइज में डबल होती है। तो पहला अपना स्टैटिक इंफॉर्मेशन में यही है पॉइंट कि घरेलू बिल्ली से आकार में कितनी होती है? 2 गुनी होती है, बड़ी होती है थोड़ी सी फिशिंग कैट। दूसरा कि ये पाई कहां जाती है? तो ये दलदली भूमि में और आर्द्र भूमियों में पाई जाती है। कहां? तो इसका हैबिटाट कैसा है? तो दलदली भूमि या आर्द्र भूमि। और सबसे ज्यादा संख्या में कहां पाई जाती है? तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आपको। तो ये है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहां है? तो आंध्र प्रदेश में। आपसे प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि फिशिंग कैट कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। बाकी इसका डिटेल में अपन देखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। क्या है पॉइंट? कि IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। यह IUCN क्या है? तो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आईयूसीएन का पूरा नाम है। आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी रेड लिस्ट क्या होती है? तो रेड लिस्ट इसकी होती है एक प्रकार से रेड डेटा बुक भी होती बोलते हैं इसको। तो उस बुक के अंदर ये फ्लोरा और फोना यानी कि जानवरों को भी और पौधों को, स्पीसीज को की एक लिस्ट बनाते हैं जी। वो लिस्ट किस किस की क्या क्या श्रेणियां होती हैं उसमें लिखा है ना हमने कि वल्नरेबल की श्रेणी है। तो उसमें श्रेणी बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या अभी जोखिम नहीं है। उसकी एक श्रेणी बनाई जाती है और उस श्रेणी में फ्लोरा और फोना को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट है तो अपन उनको कंजर्व कर सकें। ये एक प्रकार से आप ये लगा लो कि अपने लिए अलार्मिंग लिस्ट है। किसकी? फ्लोरा और फोना की। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिशिंग कैट आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखी गई है? तो किस श्रेणी में रखी गई है? वल्नरेबल की श्रेणी में रखी गई है। सुवैध है कि अभी इनके ऊपर खतरा बना हुआ है। अगर इनका कंजर्वेशन नहीं किया गया, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो सकती है। ठीक है, तो अपना ये पॉइंट हो गया आईयूसीएन वाला। अब अपना बचता है इसमें कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो पहला चीज बतती है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित कहां है। तो अभी बताया, तो कहां अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डाल लेंगे इसको कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां अवस्थित है। तो कहां अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। दूसरा कि इसके अंदर वनस्पति कैसी पाई जाती है। तो कैसी? तो यहां पे मैंग्रोव वन मिलते हैं और शुष्क उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एक प्रश्न आपसे और गहरा, भी बहुत गहरा प्रश्न पूछ ले आपसे कि गोदावरी मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं। गोदावरी मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं? पूछ लें गोदावरी मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं। तो ये गोदावरी मैंग्रोव भी कहां पाए जाते हैं? तो ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं आप फोटो में देख सकते हैं। ये मैंग्रोव की ही एक फोटो है। तो मैंग्रोव क्या होते हैं? दलदली भूमियों में मतलब रहते हैं ये पेड़, या वहां सर्वाइव कर जाते हैं, नमक के पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और अपने सबसे ज्यादा अगर कहीं मैंग्रोव वन की स्ट्रेंथ है तो कहां है? तो वो सुंदरवन में है, पश्चिम बंगाल। और दूसरे नंबर पे यहां पे है, सेकेंड नंबर पे। कहां? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एक प्रश्न इन पे और पूछा गया है मैंग्रोव के ऊपर, एक बार पूछा गया है, उसको देख लेंगे। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें नीचे आपको रूट्स दिख रही होंगी। ये देखिए, ये रूट्स दिख रही है। इन रूट्स के ऊपर एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मैंग्रोव की रूट्स क्या काम आती हैं। तो ये मैंग्रोव की रूट्स क्या काम आती हैं? तो पहली चीज तो है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं। जो ये पेड़ है मैंग्रोव का, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। किससे? ज्वार भाटे से, लहरों से। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे एस्चुरीज में मिलते हैं या फिर तट पे मिलते हैं मैंग्रोव। ठीक है, तो बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, वो पेड़ को तोड़ सकती हैं, पर इनकी जो रूट्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा कि जो दलदली भूमि होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये अतिरिक्त ऑक्सीजन देती हैं, O2 सप्लाई करती हैं। किनको? पेड़ को। जो उसका पेरेंट है, पेरेंट जो प्लांट है उसको क्या देती है? ऑक्सीजन देती है, O2 की सप्लाई करती है। तो ये दो चीज, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, भविष्य में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। फिशिंग कैट का टॉपिक पूरा है। अगला देखते हैं इसमें स्पुतनिक वी। खूब चर्चा में रहा है, सबने नाम सुना होगा स्पुतनिक वी। कि रशिया ने दावा किया था कि उसने पहली कोविड-19 की वैक्सीन इजाद कर ली है या बना ली है। वो
उसका नाम क्या है, स्पुतनिक वी। तो सबसे पहले इसका नामकरण देख लेते हैं कि स्पुतनिक वी क्यों किया इन्होंने, फिर बाकी की डिटेलें देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी नामकरण कहां से किया? तो स्पुतनिक वी नामकरण यूएसएसआर, रशिया का पहले नाम क्या था? यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो 1990-91 में टूट के 15 देशों में बट गया, जिसको आज अपन उसमें से एक भाग है जिसको अपन रशिया बोलते हैं, वो पहले यूएसएसआर का ही था। तो यूएसएसआर ने पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह भेजा था 4 अक्टूबर 1957 को, और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्पुतनिक आई, और उसी के आधार पर इसका नाम निकाला है स्पुतनिक वी। दोबारा सुनेंगे कि यूएसएसआर ने 4 अक्टूबर 1957 को पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह भेजा था जिसका नाम था स्पुतनिक आई, और उसी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या निकाला गया? स्पुतनिक वी। तो पहला यूएसएसआर ने, नोट भी कर लेंगे, प्रथम यूएसएसआर के प्रथम कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक आई के नाम पर, स्पुतनिक आई के नाम पर इसका नामकरण किया है स्पुतनिक वी। पर्सन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह का नाम क्या था? तो क्या नाम था? स्पुतनिक आई। और कब लॉन्च किया? तो कब लॉन्च हुआ था? तो 4 अक्टूबर 1957 को। और किसने लॉन्च किया था? तो यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। यह नामकरण हो गया। अब इसके बारे में स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहां देख सकते हैं वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक वी। ये 5 नहीं है, वी है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि रूस के द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन है। स्पुतनिक वी क्या है? तो रूस के द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन है। क्या? स्पुतनिक वी। दूसरी चीज कि ये इसका निर्माण किसने किया है? तो निर्माण किया है रशिया के रक्षा मंत्रालय तथा मॉस्को के गमलैया संस्थान द्वारा। किसने? तो रूस के रक्षा मंत्रालय और गमलैया संस्थान मॉस्को के, इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। अगली इंफॉर्मेशन इसमें क्या है कि यह वैक्सीन सार्स-कोव-2 प्रकार के एडिनोवायरस के डीएनए पर आधारित है। लाइन को पढ़ेंगे फिर समझाएंगे कि यह वैक्सीन सार्स-कोव-2 प्रकार के एडिनोवायरस के डीएनए पर आधारित है। अब ये सार्स-कोव-2 और एडिनोवायरस, ये दोनों चीज क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो सार्स-कोव-2 क्या है कि हमारे सामान्य सर्दी जुकाम होती है वो इसी वायरस के कारण होती है, सार्स-कोव-2 के कारण। तो इसको लिख लेंगे कि सामान्य सर्दी जुकाम वायरस क्या है? एक सार्स-कोव-2, तो सामान्य सर्दी जुकाम वायरस। दूसरा कि ये एडिनोवायरस क्या है? तो एडिनोवायरस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है। तो एडिनोवायरस को देखते हैं। एडिनोवायरस है क्या? तो सबसे पहले देखेंगे कि एडिनोवायरस क्या है। तो 70 से 90 नैनोमीटर का साइज होता है एडिनोवायरस का। पहला क्या कि साइज कितना है? तो 70 से 90 नैनोमीटर का साइज है एडिनोवायरस का। और ये वायरस भी क्या है? कुछ नहीं है, सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस है। ये भी क्या है? तो सामान्य सर्दी जुकाम वायरस है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इसका चुनाव क्यों किया गया, यानी कि इसको ही क्यों यूज किया गया? तो इसको यूज करने का एक बड़ा कारण था कि जो इसका डीएनए है वो धोरी कुंडली युक्त
मतलब उसकी इसके डीएनए की संरचना कैसी है, तो दोहरी कुंडली वाली संरचना है। और जी पूछ सकते हैं कोई भी कि भाई दोहरी कुंडली की संरचना का क्या फायदा, तो दोहरी कुंडली की संरचना जो होती है वो जेनेटिकली स्टेबल होती है, यानी कि आनुवांशिक रूप से स्थिर होती है। और आनुवांशिक रूप से स्थिर का फायदा क्या है कि अगर ये ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो इसके बदलने की संभावना कम होती, यानी ये म्यूटेशन नहीं करती। और बदले में क्या देती है, तो बदले में हमारी जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, उसको बढ़ा देती है। तो ये एडिनोवायरस के बारे में है। सामान्य चीज लिख लेंगे, तो डीएनए दोहरी कुंडली युक्त है। तो पहली चीज क्या बताई कि भाई 70 से 90 नैनोमीटर का इसका क्या होता है, आकार होता है। सामान्य सर्दी जुकाम वायरस है। इसका डीएनए दोहरी कुंडली युक्त है। तो दोहरी कुंडली युक्त होने का फायदा मैंने क्या बताया कि अगर किसी डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली युक्त है तो अर्थ होता है कि आनुवांशिक रूप से स्थिर है। इंग्लिश में भी लिख लेंगे अगर किसी को समस्या है तो, जेनेटिकली स्टेबल है। तो पूछा जा सकता है कि साहब जेनेटिकली स्टेबल है तो उसका फायदा क्या होगा, तो उसका फायदा ये होगा कि जब ये ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी तो इसके रूप परिवर्तन के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी कि इसको लिख लेंगे, कि व्हेन इंजेक्ट इन बॉडी, या ऐसे ही लिख लेंगे सीधा, व्हेन इंजेक्ट, संरचना बदलने की संभावना कम होती है। तो इसकी कि भाई ये म्यूटेशन नहीं करता है, जैसी संरचना है वैसी संरचना रहेगी। तो इससे क्या होगा कि हमने लेबोरेटरी में इसका प्रयोग करके जो भी प्राप्त किया था वो अंदर जाके बदलेगा नहीं, हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज रखी गई। तो ये कहा गया कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। फिर तो साइड इफेक्ट बताए गए कि जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है, यानी कि जो हमारी पहले से प्रतिरक्षा क्षमता है, उसको थोड़ा कमजोर कर देती है। क्या? एडिनोवायरस। तो एक ये था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दी कैसे जाएगी, तो भैया इसकी 2 डोज दी जाएंगी। और दोनों में क्या होगा, तो एडिनोवायरस होगा। और उसका काम क्या होगा, तो उसका काम ये होगा कि वो हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत कर देगा। किससे लड़ने के लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये है स्पुतनिक वी के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन थी। एक बार सारा दोबारा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला ये कि स्पुतनिक वी का नामकरण किसके आधार पे हुआ, तो नामकरण हम बताएंगे कि यूएसएसआर द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक आई के नाम पे इसका नामकरण किया गया। और स्पुतनिक आई किसने लॉन्च किया, तो यूएसएसआर ने लॉन्च किया। और कब किया, तो 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई स्पुतनिक वी है क्या, तो स्पुतनिक वी एक कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, किसने किसने बनाई, तो रूस के रक्षा मंत्रालय और मॉस्को के गमलेया संस्थान ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। तीसरा पूछा जा सकता है कि फंक्शंस क्या है इस वैक्सीन के, तो कहा गया कि यह वैक्सीन सार्स-कोव-2 प्रकार के एडिनोवायरस के डीएनए पर आधारित है। तो सबसे पहले कि भाई सार्स-कोव-2 क्या है, तो कुछ नहीं है, सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस है। अब प्रश्न उठता है अपने पास कि एडिनोवायरस क्या है, तो बताएंगे कि एडिनोवायरस भी क्या है, सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस है। और इसका साइज कितना होता है, तो भाई 70 से 90 नैनोमीटर होता है। और इसके डीएनए में दोहरी कुंडली युक्त संरचना होती है। उसका फायदा क्या होता है कि वो जेनेटिकली स्टेबल है, यानी कि जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो वो अपना रूप परिवर्तित नहीं करेगा। तो जो हमें लेबोरेटरी में रिजल्ट्स मिल रहे हैं वही एक्चुअल रिजल्ट्स में बॉडी में भी मिलेंगे। ठीक है,
आगे देखेंगे कि कितनी डोज दी जाएंगी, 2 डोज दी जाएंगे और दोनों में क्या होगा, तो दोनों में क्या होगा, एडिनो वायरस होगा। काम क्या करेगा, तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देगा, जिससे हम कोविड-19 से लड़ सकेंगे। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला मुद्दा देखेंगे ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चर्चा में क्यों है, कि चर्चा में इसलिए है कि आरबीआई ने हाल ही में ओएमओ की प्रक्रिया को शुरू किया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ओएमओ होता क्या है, और पूछा इसलिए जाता है कि आरबीआई साल 2 साल में एक बार ये प्रोसेस शुरू करती ही रहती है और चर्चा में रहता ही है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से जान लेंगे। इसके बारे में पहले कुछ बुनियादी चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। लिखेंगे कि आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाजार में क्रय विक्रय करना ओएमओ कहलाता है। क्या है कि आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाजार में क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है, ओएमओ कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे इसमें, यह तरलता समायोजन के लिए किया जाता है। यह तरलता समायोजन के लिए किया जाता है। अब समझेंगे कि ये ओएमओ असली में है क्या। लिख लिया होगा कि आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाजार में क्रय विक्रय करना ओएमओ कहलाता है। दूसरा है पॉइंट है, यह तरलता समायोजन के लिए किया जाता है। अब ओरिजिनली समझेंगे ये है क्या। मान लो सरकार को पैसे की जरूरत पड़ गई, पहली चीज तो ये कि जरूरत पड़ गई, तो सरकार कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले सरकार जाएगी बाजार में पैसा लाने, लोन पे कि भाई हमें उधार दे दीजिए, ठीक है। घरेलू बाजार में नहीं मिला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएगी, वहाँ नहीं मिला, सरकारों के पास जाएगी, नहीं मिला, फिर अंत में कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी और कहेगी कि हमें पैसा दीजिए, अपने कैश रिजर्व में से दे दीजिए। आरबीआई ने कहा कि भाई कैश रिजर्व तो खाली है, पैसा ही नहीं है, तो क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने पास रख लीजिए और बदले में हमें पैसा छाप के दे दीजिए। तो आरबीआई करता है क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खुद के पास रख लेता है और बदले में पैसा दे देता है, ठीक है। अब आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या करता है, उनको रखे रखता है। जब उनके पास अच्छी खासी संख्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हो जाती है तो आरबीआई उसको बाजार में उतारता है। कहाँ उतारता है, बाजार में। ये सब लिख रखा है ना, बाजार में, बाजार में उतारता है, उनका क्रय विक्रय करता है। इसी को क्या बोलते हैं, ओएमओ बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहली चीज पब्लिक के लिए नहीं होता है ओएमओ, तो किसके लिए होता है, बड़े निवेश हाउस और बैंकों के लिए होता है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, तरलता समायोजन के लिए किया जाता है। ये क्या पॉइंट है समझेंगे। मान लो कि किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 100। और आरबीआई को लगता है कि मार्केट में तरलता बहुत ज्यादा है। क्या है, तरलता, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। और आरबीआई तो फिर इस लिक्विडिटी को कैसे सोखेगा, तो आरबीआई कहेगा बैंकों से कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लीजिए। और बैंकों ने मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली और खरीदने के बाद उसके पास पैसा कितना बचा, 80 रुपया। तो यहां तरलता क्या हो गई, कम हो गई ना। कैसे हो गई कम,
कि अब बैंक के पास पहले 100 रुपए थे लोन देने के लिए, यानी कि उसकी क्षमता 100 रुपए लैंड करने की थी, अब चूंकि उसकी क्षमता कितनी हो गई, 80 रुपए हो गई है। यानी कि उसके पास जो अतिरिक्त तरलता थी वो किसने सोख ली, आरबीआई ने सोख ली। ठीक है, कई बार इन्फ्लेशन के टाइम पे भी ओएमओ का प्रयोग करता है आरबीआई। ठीक है, दूसरा, अगर तरलता कम है, मान लो इधर की तरलता कम है, उत्पादन नहीं हो रहा है, लिक्विडिटी की आवश्यकता है, तो आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खुद खरीद लेता है बैंकों से। अब पहले 80 थे तो बैंकों ने सिक्योरिटी बेची तो उनके पास क्या हो गए, फिर 100 रुपए हो गए। यानी कि पहले उनकी लैंडिंग क्षमता 80 रुपए थी, दोबारा कितनी हो गई, 100 रुपए हो गई, और वो फिर क्या करने लग गया, फिर लैंड करने लग गया और मार्केट में तरलता आ गई। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पर्सन का ऑप्शन सीधा आपसे यही पूछा जाता है कि आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाजार में क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है, ओएमओ कहलाता है। दूसरा कि यह तरलता समायोजन के लिए किया जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मैंने समझा दिया आपको कि मान लो बैंकों के पास 100 रुपए हैं, यानी कि उनके पास तरलता अच्छी खासी है, तो उसको कैसे सोखेगा, तो बैंकों से कहेगा कि आप हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लीजिए। बैंक अगर खरीदता है तो मान लो उसके 20 रुपए की उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ली, उसके पास 80 रुपए हो गए, यानी कि उसके पास तरलता कम हो गई, यानी कि सौंख ली किसने, आरबीआई ने। अब मान लो कम है तो सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद लेता है, अच्छे रिटर्न का वादा देता है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक वगैरह या निवेश संस्थान खरीदते हैं। ठीक है, अगला मुद्दा देखते हैं। एक और इश्यू काफ़ी चर्चा में है, पी नोट्स। पी नोट्स क्या है, तो पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स चर्चा में क्यों है, क्योंकि पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा निवेश भारत में पी नोट्स के माध्यम से आया है। क्या चर्चा में क्यों है कि पिछले 4 महीने में भारत में सबसे ज्यादा निवेश पी नोट्स के माध्यम से आया है, इसलिए पी नोट्स चर्चा में है। पूरा नाम क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। एक चीज और एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि इसके ऊपर एमबी शाह नाम का एक आयोग बैठाया गया था काले धन की जांच के लिए पी नोट्स के ऊपर, क्योंकि एक आशंका जताई जा रही थी कि काला धन पी नोट्स के माध्यम से भारत में रिटर्न आ रहा है, यानी घूम के वापस आ रहा है। पहले पी नोट्स ओरिजिनली होता क्या, अब ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक लिख लेंगे पी नोट्स को कि विदेशी निवेशक सेबी में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए क्या है कि विदेशी निवेशक होते हैं वो सेबी में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए सीधा शेयर मार्केट में, यानी भारतीय शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो किसके माध्यम से लगाते हैं, तो पी नोट्स के माध्यम से लगाते हैं। पहला तो ये कि विदेशी निवेशकों के द्वारा होता है। होता क्या है कि विदेशों में बहुत सारे क्या जो निवेश संस्थान हैं वो पी नोट्स जारी कर देते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और वो इंडिविजुअल बिना यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए पैसा लगाता है, तो किसके माध्यम से लगाता है, पी नोट्स के माध्यम से लगाता है। और एक चीज़ इसमें याद जरूर रखना कि हेज फंड्स या हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ, यानी कि बड़ी मात्रा में पैसा लगाया जाता है पी नोट्स के माध्यम से। तो ये क्या लिखेंगे इसमें कि विदेशी निवेशक सेबी में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक सेबी में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना, या विदेशी निवेशकों द्वारा सेबी में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना, पी नोट्स के माध्यम से पैसा लगाते हैं, इसको ही पी नोट्स बोलते हैं। ठीक है, हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ लगाते हैं, यानी कि
बड़ी मात्रा में पैसे का निवेश किया जाता है पी नोट्स के माध्यम से। चर्चा में क्यों है? तो पिछले 4 महीने में सबसे ज़्यादा निवेश किसके माध्यम से आया है? तो पी नोट्स के माध्यम से आया है। अगला मुद्दा देखेंगे स्टूडेंट्स, इडक्कल केव्स। इडक्कल केव्स, इडक्कल केव्स चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि केरल की सरकार ने इसके ऊपर एक कमेटी गठित की है कि इसका पुनर्निर्माण करने के लिए या इसको कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन केव्स को खतरा है कंस्ट्रक्शन से और माइनिंग से, ये नष्ट होती जा रही हैं, इसलिए इनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में एक कमेटी का गठन किया गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार के अगर कोई टॉपिक होता है तो उसमें प्रश्न कैसा पूछा जाता है? तो सीधा अवस्थिति पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ है? तो वायनाड जिले की आम्बुकुथी पहाड़ियों में। कहाँ पे अवस्थित है ये? तो वायनाड जिले केरल की आम्बुकुथी पहाड़ी में। आम्बू भी बोल देते हैं, कहीं कहीं जगह इसको अम्बू भी बोल देते हैं। तो आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सही है। तो अवस्थिति कहाँ है? तो वायनाड जिले की अम्बुकुथी पहाड़ी में। और ये वायनाड जिला कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। दूसरा, ये नवपाषाण काल की गुफाएं हैं। नवपाषाण काल की गुफाएं हैं। तो ये पाषाण काल के बारे में एक छोटी सी चर्चा देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पाषाण काल क्या था? प्राचीन भारत में आप सभी ने पढ़ा होगा पाषाण काल के बारे में। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर का काल। और ये गुफाएं किस काल की हैं? तो नवपाषाण काल के। नवपाषाण कैसे? तो ये पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और तीसरा था नवपाषाण। ठीक है, 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास, ये 50,000 ईसा पूर्व के आसपास, और ये 7,000 और कहीं कहीं 9,000 ईसा पूर्व के पास। ठीक है, तो इनको कालों को बांटते थे। ये पाषाण काल था। तो पूरा पाषाण काल में क्या है? अनगढ़ पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था आदि मानव जो था, और गुफाओं में रहता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ता जाता है तो नवपाषाण काल में मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में उसके हथियारों का आकार थोड़ा और छोटा होता जाता है और तकनीकी ज्ञान उसका बढ़ता है। और यहाँ आके नवपाषाण काल में आके वो स्थायी जीवन जीना शुरू कर देता है, कृषि शुरू कर देता है। और भारत में जिसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ का मिलते हैं? तो एक तो राजस्थान के बागोर भीलवाड़ा में, और दूसरे एमपी आदमगढ़ में नवपाषाण काल के साइट्स मिलते हैं। तो आप देख रहे होंगे ना डायग्राम में भी, ये इन्होंने पोर्ट्रेट बना रखा है, पत्थर के ऊपर क्या है? चित्रकारी कर रखी है। तो ये नवपाषाण काल की गुफाएं हैं, यानी कि 7,000 से 9,000 ईसा पूर्व के आसपास की। दोबारा देख लेंगे एक बार। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इडक्कल की गुफाएं कहाँ पे मिली हैं? तो कहाँ पे हैं? तो वायनाड जिला की अम्बुकथी पहाड़ी में। वायनाड जिले की अम्बुकथी पहाड़ी में। दूसरा, कि ये गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो नवपाषाण काल से संबंधित हैं। और नवपाषाण काल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था, पशुपालन शुरू कर दिया था, तो वो कौन सा काल था? नवपाषाण काल। और पाषाण का अर्थ क्या होता है? तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो पूरा पाषाण में अनगढ़ बड़े पत्थरों का यूज करता था। धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान बढ़ा और छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा, और 7,000 या 9,000 ईसा पूर्व के आसपास आके वो खेती करने लग गया। और उसी समय की ये गुफाएं हैं उसकी, जो ये स्थायी जीवन का सूचक भी है, नवपाषाण काल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा है अपना कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अच्छी न्यूज है ये कि WHO ने किसको? अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। प्रश्न आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया? तो किसको? अफ्रीका को। अगर आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, एंड पोलियो नाउ, कितनी कैची लाइन लिख रखी है, एंड पोलियो नाउ। ठीक है,
तो WHO ने कहाँ किसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अगला मुद्दा देखेंगे, ह्यूमन एटीएम, इंपोर्टेंट डाल लेंगे, पूछा जा सकता है आपसे ह्यूमन एटीएम के बारे में। ह्यूमन एटीएम क्या है? तो भारतीय डाक के द्वारा शुरू की गई है ह्यूमन एटीएम नाम की एक सेवा। आप पिक्चर देख सकते हैं जिसमें डाकिया है और उसके हाथ में क्या है? एक POS मशीन है। POS मशीन है। यह एक प्रकार से ह्यूमन चलता फिरता एटीएम की तरह काम करेगा। आपको सिंपल क्या करना है? तो आपको पोस्ट इन्फो ऐप पे जाना है, पोस्ट इन्फो ऐप पे जाना है, वहां से लॉगिन करके जो आपका स्थानीय पोस्टमैन है उसको कॉल करना है, और जहां बुलाएंगे यानी जहां भी आप कहेंगे कि आप मेरे घर आइए, ऑफिस आइए, वो वहीं आ जाएगा। और आपको कोई भी व्यक्ति पोस्टमैन से आके कितने रुपए तक? 10,000 रुपए तक किसी भी समय और किसी भी बैंक के खाते से निकाल के कितने? 10,000 रुपए देगा। शर्त एक रहेगी कि आपका जो खाता है वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। ये जो आपका बैंक अकाउंट है किससे लिंक होना चाहिए? आधार से लिंक होना चाहिए। ये है ह्यूमन एटीएम। दोबारा सुनेंगे कि भारतीय डाक के द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। इसके तहत क्या है कि कोई भी व्यक्ति पोस्टमैन से 10,000 रुपए तक एनी टाइम, किसी भी समय, फ्रॉम एनी ऑफ देयर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, अपने आधार लिंक बैंक अकाउंट से किसी भी बैंक का खाता हो चाहिए, 10,000 रुपए क्या कर सकता है? निकाल सकता है। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, पोस्ट इन्फो ऐप पे जाना है और आपके स्थानीय पोस्टमैन को कॉल करना है कि हमें पैसे की आवश्यकता है। वो POS मशीन लेके आएंगे और आपको 10,000 रुपए तक निकाल के दे देंगे। ये क्या है? अपना ह्यूमन एटीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं मुद्दा। अगला है कृषि मेघ। कृषि मेघ, कृषि मेघ, कृषि मेघ ओरिजिनली है क्या? तो पहले इसको ये देख लेंगे, फिर अपन इंफॉर्मेशन पे आएंगे। तो कृषि मेघ है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे डिटेल से। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम हाइफन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। दोबारा देखेंगे क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। लिख लिया? अब देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर तोमर लॉन्च कर रहे हैं किसको? कृषि मेघ को। ये क्या है यहां पहले इसमें देखेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक चीज क्लियरली लिख रखी है कि स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ न्यू इंडिया। ये क्या है? तो एक कदम है किसकी तरफ? डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया की तरफ। यानी कि आप आसान भाषा में एक चीज समझिए कि इस पोर्टल पे क्या रखा जाएगा? तो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR की जितनी भी रिसर्च हैं उन डेटा को संभाल के रखा जाएगा। क्लाउड सर्विस है ना, जितने भी एग्रीकल्चरल रिसर्च हुई हैं और जो हो रही है उनके डेटा को संभाला जाएगा, एजुकेट किया जाएगा इसके माध्यम से। ये अपना कृषि मेघ का क्या है? मूल मोटो है। तो ओरिजिनली है क्या? इसी नाम से पता चल रहा है कि ये नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम है, जिसके ऊपर क्या है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस है। और इसमें क्या है? तो कि स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ न्यू इंडिया, यानी कि कृषि का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। और इसमें क्या किया जाएगा?
तो आईसीआर के रिसर्च डेटा को संभाल के रखा जाएगा, साइंटिस्ट के जितने भी डेटाज हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च की हैं उनको संभाल के रखा जाएगा। ये है कृषि मेघ। अगला टॉपिक देखते हैं। खूब चर्चा में रहा है ये एक शब्द कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को सम्मान अधिकार। आप यहां देखें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों को भी बराबर का हक होगा। तो इसकी पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर पृष्ठभूमि देखेंगे कि पीछे इतिहास क्या है इसके। तो पहले स्टैटिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या है कि हिंदू महिला, गौर से देखना कि हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से, कब से? जन्म से प्राप्त हो गया है। दोबारा पढ़ देता हूं मैं कि हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त हो गया है। किसने दिया है यह डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। ठीक है, अब अपन पृष्ठभूमि देखते हैं कि हिंदुओं में उत्तराधिकार के नियम कैसे थे या किस अधिनियम के तहत आए थे, तो उसको देखते हैं। सबसे पहला है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। इसमें क्या था? तो इसमें एक चीज कही गई थी कि उत्तराधिकारी के रूप में केवल और केवल पुरुष को मान्यता दी गई थी। इसको लिख लेंगे कि उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुष को मान्यता। यानी कि हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट 1956 के तहत क्या किया गया कि उत्तराधिकार का अधिकार किसको दिया गया? केवल बेटे को। यानी कि अगर पैतृक संपत्ति में केवल और केवल किसी का अधिकार है तो वो किसका है? बेटे का है, बेटी का कोई लेना देना नहीं है। ये किस एक्ट में था? 1956 में। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सुनेंगे, उसके बाद अपन अपने संशोधन अधिनियम पे आएंगे। देखिए, ये जब एक्ट आया था तो इसके ऊपर हिंदूवादी संगठनों ने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया था, या मतलब बहुत एग्रेसिव प्रोटेस्ट किया था इसके ऊपर कि हिंदुओं के लिए ही क्यों, जबकि भारत में आपको सबको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इसको अच्छे से समझ लेंगे, कई भ्रांतियां अब खत्म हो जाएंगी अपनी। तो ये देखेंगे कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, समान नागरिक संहिता। बार बार चर्चा की जाती है कि समान नागरिक संहिता बनाओ। तो इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, किसकी देख रहे हैं अपन? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की। तो हिंदुओं के लिए यह एक्ट लाया गया कि आपका उत्तराधिकार यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? तो वो 1956 के अधिनियम के तहत होगा। और इससे बाहर रखा गया, तो बाहर रखा गया मुस्लिमों को, यहूदी, ईसाई, पारसी, इन सबको बाहर रखा गया। यानी कि केवल और केवल हिंदू। तो हिंदुओं ने जब प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने कंपनसेशन के रूप में क्या दिया? तो सरकार ने कहा कि भाई चलो ठीक है, आप थोड़ा दिल बड़ा रखिए, आप एक्ट को लागू हो जाने दीजिए, बदले में हम आपको मैट देते हैं। ये क्या था? तो ये था मिनिमम अल्टरनेटिंग टैक्स। यानी कि अगर कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली है तो वो टैक्स कैसे देगी? मैट से, मिनिमम अल्टरनेटिंग टैक्स, जो वर्तमान में कितना है? 15%। और जो डिवाइडेड हिंदू फैमिली है या ये कोई भी है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये कॉर्पोरेट टैक्स कितना देंगे? वर्तमान में 22% की दर है, इतनी ये दर देंगे। तो
आप देखोगे कि इन कम्युनिटीज के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकार के मामले में ही कानून अलग हैं। बाकी आईपीसी 1860, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम 74 ये लागू होते हैं इन कम्युनिटीज पे भी। पर उत्तराधिकार के मामले में हिंदुओं के ऊपर एक्ट लगाया गया था, तो हिंदू एक्ट 1956, बदले में सरकार ने उनको क्या दिया, कंपनसेशन दिया मैट के रूप में, मिनिमम अल्टरनेटिंग टैक्स, कि अगर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली है तो वो 15% के हिसाब से टैक्स देगी। डिवाइडेड हिंदू फैमिली और जो अदर जो रिलीजन है जिनको जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं है, उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 22% के दर से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बार बार मांग उठती है कि इनके उत्तराधिकार भी हमारे जैसे ही होने चाहिए नियम, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। 1% पूछ लिया भी जाए तो भारत में एकमात्र स्टेट गोवा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, सम्मान नागरिक संहिता है, कहां, तो गोवा में, और कहीं नहीं है। अब 56 में अधिनियम बना दिया और अधिनियम में एक शर्त, मतलब एक लाइन में जोड़ दी गई कि उत्तराधिकार का केवल और केवल अधिकार किसको होगा, बेटे को होगा, पुरुष को होगा, महिला का उत्तराधिकार में कोई लेना देना नहीं है। और ये लैंगिक न्याय के मार्ग में एक बाधा थी, जिसको दूर करने का प्रयास किस अधिनियम से किया गया, तो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से। किससे दूर करने का प्रयास किया गया, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, यानी कि 1956 के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। और क्या किया गया उसमें, कि संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को उत्तराधिकार के रूप में मान्यता दी। अपन ने पढ़ा कि 56 में क्या था, कि केवल उत्तराधिकारी के रूप में किसको मान्यता है, पुरुष को मान्यता है, जबकि संशोधन करके 2005 में किसको भी शामिल किया गया, तो महिलाओं को भी शामिल किया गया, कि अगर उत्तराधिकारी में संपत्ति का विभाजन होता है तो महिला भी उत्तराधिकारी है, उसको भी बराबरी का हक है, संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। ठीक है, और इसी के तहत बेटी को भी जन्म से ही बेटे के सम्मान क्या माना गया, को पेंशनर्स माना गया। इसका अर्थ क्या है, कि भाई जन्म के आधार पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा। को पेंशनर्स का अर्थ क्या था, कि कोई भी व्यक्ति हो, को पेंशनर्स उनको माना जाता है, बोला जाता है जिनको जन्म के आधार पर ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले। और वो किनको मान लिया गया, बेटियों को भी मान लिया गया। ठीक है, तो इस कानून में अस्पष्टता थी। 2005 के अधिनियम में यह स्पष्ट नहीं हो रहा था, कुछ मतलब पढ़ने में या लीगलिटी में कुछ गलती थी, उसको सुधार के सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कह दिया है कि बेटा और बेटी सम्मान। तो लैंगिक न्याय के लिए या लैंगिक न्याय के रास्ते में एक बड़ा बाधा जो थी उत्तराधिकार की, उसको दूर करने का प्रयास किया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उनके द्वारा उठाया गया एक कदम स्वागत योग्य है। तो अपने को पढ़ना क्या था, तो यही था कि संशोधन क्या था। तो संशोधन, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति में अधिकार है बेटा एवं बेटी को, तो बिल्कुल काट देना अपने को। उस समय केवल और केवल बेटे को था, किसमें, 56 के अधिनियम में, मैंने अभी लिखवाया है। जबकि संशोधित अधिनियम 2005 में आया तो उसमें महिला और पुरुष दोनों को बराबर कर दिया गया, यानी कि बेटा और बेटी दोनों का जन्म से अधिकार है। कब से है, जन्म से। यानी कि अब उत्तराधिकार केवल और केवल कानून के माध्यम से होगा, वसीयत के माध्यम से नहीं। क्रक्स, इस स्टोरी का क्रक्स यही है कि उत्तराधिकार का जो बंटवारा है, उत्तराधिकार में जो संपत्ति है उसका बंटवारा किसी वसीयत के आधार पर नहीं, कानून के आधार पर होगा। यह क्रक्स है 2005 के अधिनियम का। ठीक है स्टूडेंट, अगला मुद्दा देखते हैं अपन, लिंगराज टेंपल। लिंगराज टेंपल चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि उड़ीसा सरकार ने रीवैम्प
लिंगराज मंदिर के रीवैम्प के लिए कमेटी गठित की है। रीवैम्प का अर्थ होता है कि इसको पुनर्निर्माण करें या इसकी टूट फूट वगैरह है उसको ठीक करें, ठीक है, इसका जो पुराना स्वरूप था उसी स्वरूप में इसको रखें, यानी कि रीवैम्प करना। तो उसके लिए कमेटी गठित करी है। कौन से मंदिर के लिए? तो लिंगराज टेम्पल के लिए, इसलिए चर्चा में है। तो इनके बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपन किसी भी टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि वो कहाँ है। तो अवस्थिति कहाँ है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। एक चीज़ और याद रखना, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है लिंगराज टेम्पल, सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। दूसरा, निर्माण कब हुआ? तो निर्माण हुआ था 1100 एडी में। और इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो इसका क्लियर कट कहीं अपने को वो प्रोविज़न नहीं मिला, या क्लियर कट ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि इसका निर्माण किसने किया। एक संभावना जताई जाती है कि सोमवंशी शासक एक संभावना जताते हैं कि सोमवंशी शासक ययाति सोमवंशी शासक ययाति प्रथम ने निर्माण करवाया था। तो एक संभावना जताते हैं कि भाई सोमवंशी शासक ययाति प्रथम ने इसका निर्माण किया था। क्लियर कट कहीं नहीं मिलता है कि किसने इसका निर्माण करवाया था। एक चीज मिलती है कि कौन सी सदी का है, तो 11वीं सदी का है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा, कि लाल पत्थर से निर्मित है और इसकी स्थापत्य कला यानी इसकी आर्किटेक्चर शैली कैसी है? तो वो कौन सी है? तो कलिंग शैली में है। पढ़ा होगा ना अपने मंदिर स्थापत्य कला में, पंचायतन शैली में है, बेसर शैली में है, द्रविड़ शैली में, शैलियाँ आती हैं मंदिर निर्माण की, तो कलिंग शैली में है। और एक बड़ी चीज़ है, पूछेंगे नहीं पर याद रखने के पर्पज से बता देता हूँ कि उड़ीसा के अंदर वैष्णव और शैव जो सेक्ट थे यानी संप्रदाय थे, उनके कन्वर्जेंस का क्या है? ये प्रतीक है। क्या? कि उड़ीसा के अंदर शैव मतलम्बिया या शैव संप्रदाय के लोग और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के अभिसरण का, कन्वर्जेंस का अभिप्राय है लिंगराज मंदिर, ठीक है। तो बुनियादी चीज़ें यही थी। पहला यही पूछते हैं कि भाई लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कब का बना है? तो 11वीं सदी का बना है। संभावना ये जताई जाती है कि सोमवंशी शासक ययाति प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और किस पत्थर से? तो लाल पत्थर से निर्मित है, भगवान शिव को समर्पित है और कलिंग शैली में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि उड़ीसा सरकार ने कमेटी गठित की है। किसके लिए? तो लिंगराज मंदिर के रिवैम्पेशन के लिए, ठीक है, पुनर्निर्माण के लिए, यानी कि इसका जो प्राचीन स्वरूप है उसी स्वरूप के संरक्षण के लिए कमेटी गठित की है, इसलिए चर्चा में है, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखते हैं मुद्दा। प्रश्न बनते हैं अक्सर ऐसे, हरित पथ क्या है? यहां देखेंगे पहले पिक्चर में। पहली चीज तो यहां से क्लियर होगी कि भैया एक मोबाइल ऐप है। दूसरी चीज यहां से क्लियर हो गई कि किस लिए है, कि टू मॉनिटर प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवेज के दोनों साइड में जो प्लांटेशन चल रहा है उनको मॉनिटर करने के लिए, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ कितनी हुई है, पहली चीज। दूसरी, स्पीसीज कौन सी हैं, यानी कि किस किस स्पीसीज के पेड़ लगाए गए हैं। तीसरा, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। चौथा, लोकेशन। इन सब को क्या करने के लिए? मॉनिटर करने के लिए। किसको? प्लांटेशन को। कहां? नेशनल हाईवेज पे। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? हरित पथ। हरित पथ। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NHAI के द्वारा। किसके द्वारा? NHAI। ये क्या है? तो नेशनल हाईवे
अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और उसने क्या लॉन्च किया है? तो एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? हरित पथ है। और उसका काम क्या है कि टू मॉनिटर प्लांटेशन ऑन नेशनल हाईवेज। ठीक है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत ये ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, सॉरी, ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत ये प्लांटेशन का कार्य चल रहा है और उसी को मॉनिटर करने के लिए हरित पथ लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या क्या प्लांटेशंस के बारे में या प्लांट्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई उनकी ग्रोथ कितनी हुई है, स्पीसीज कैसी कैसी हैं, टारगेट कितना था, कितना अचीव हुआ, लोकेशन कौन कौन सी है, ये सब इनसे इस ऐप से क्या किया जाएगा? मॉनिटर किया जाएगा। इंपोर्टेंट डाल लेंगे। ऐप वगैरह के पर्सन सीधे पूछे जाते हैं। इनमें पूछा जाता है एक तो किसने डेवलप किया, दूसरा कि इसका मोटो क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? मॉनिटर करना किसको? प्लांटेशन को। कहां पे? तो नेशनल हाईवेज पे। ठीक है, तो ये फोटो से अपना चीजें सारी क्लियर हो रही है। क्या है? एक मोबाइल ऐप है। ये क्या है? मोबाइल ऐप। फोटो से दिख भी रहा है, मोबाइल ऐप है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि जो श्रीशैलम डैम के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, वहां पे आग लग गई और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई या 9 लोग मारे गए। इसलिए ये देश भर में चर्चा का विषय रहा, श्रीशैलम डैम। प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न सबसे पहला पूछा जाता है तो इस प्रकार के टॉपिक्स पे अवस्थिति पे कहाँ है? तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में है। पहली चीज तो आपसे सीधा अगर आसान प्रश्न पूछेंगे बहुत तो पूछ लेंगे कहाँ है। तो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ है? तो कुर्नूल तथा महबूब नगर जिले के मध्य नल्लामल्ला हिल्स में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। एक ही लाइन में सारी इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास। क्या क्या कहां है? तो आंध्र प्रदेश में है। कौन सी पहाड़ियों में है? तो नल्लामल्ला हिल्स में है। कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। सारी चीजें एक ही लाइन में आ गई कि कुर्नूल तथा महबूब नगर जिले के मध्य नल्लामल्ला हिल्स में कृष्णा नदी पर अवस्थित है क्या? श्रीशैलम डैम। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, ये तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब दूसरी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि भारत में जो वर्किंग कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की, वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा श्रीशैलम बांध की है। तो पहले नंबर पे किसकी है? तो पहले नंबर पे है कोयना, महाराष्ट्र की। तो क्या है? एक इंफॉर्मेशन नोट कर लेंगे, वो ये है कि सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, पानी से बिजली बनाते हैं ना, जो बांध बना के आप देख रहे हैं कि पानी गिरा रहे हैं। अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि डैम नीचे टर्बाइंस लगाए होते हैं, ऊपर से पानी गिरता है, टर्बाइंस घूमते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है इस बांध की हाइड्रो मतलब जनरेट करने में। तो फर्स्ट किसकी है? तो पहले पे कौन है भारत में? पहले पे कौन है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। और कोयना कहां है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। एक बार देख लेंगे फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। तो कहां है? महाराष्ट्र में।
तो भारत में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की अगर किसी स्टेशन में ताकत है या जनरेट करता है तो वो कौन है, तो वो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दूसरा कौन करता है, तो श्रीशैलम डैम करता है। ठीक है, एक चीज और देख लेंगे, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि बांध कितने हैं भारत में और किस स्थान पे है। तो डैम्स की अगर बात की जाए तो इंडिया में अप्रोक्सीमेट 4710 बांध हैं, और बांधों के नंबर पे विश्व में हम तीसरे नंबर पे हैं, थर्ड पोजीशन है। ब्रैकेट में इंडिया लिख लेंगे। तो फर्स्ट कौन है, तो पहला चाइना, दूसरा यूएसए, तो दो और भी लिख लेंगे, फर्स्ट चाइना और सेकंड यूएसए। और अगर हाइड्रो पावर की बात करें तो अपन 5वें नंबर पे है, इसको भी लिख लो साइड में कहीं। हाइड्रो पावर में 5th कौन, इंडिया। भारत हाइड्रो पावर में कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। एक बार सारी इंफॉर्मेशन को दोबारा देखते हैं कि श्रीशैलम डैम चर्चा में क्यों आया, तो श्रीशैलम डैम पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बना हुआ है उसमें आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई, इसलिए चर्चा में है कौन, श्रीशैलम डैम। तो पहला पूछ सकते हैं अवस्थिति, तो अवस्थिति कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, तो भैया कुर्नूल और महबूब नगर जिले के मध्य नल्ला मल्ला हिल्स में कृष्णा नदी पर। तो 3 चीज हो गई यहाँ पे, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, पहाड़ी, नल्ला मल्ला नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि दूसरा ये है कि इसकी सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है किसकी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की भारत में। तो पहली किसकी है, तो पहली है कोयना की, और कोयना कहाँ है, तो कोयना महाराष्ट्र में है। और इंफॉर्मेशन अगर इन्हीं पे बांधों पे पूछे तो सॉरी, भारत में अप्रोक्सीमेट 4710 बांध हैं, और इस बांधों के मामले में हमारा 3rd पोजीशन है वर्ल्ड वाइड। और तो पहले पे कौन है, चाइना, और दूसरे पे यूएसए। और अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें तो हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था डैम के बारे में। अगला देखते हैं, अगला मुद्दा है अपना थुम्बी महोत्सव 2020। क्या है मुद्दा, थुम्बी महोत्सव 2020। थुम्बी महोत्सव 2020 कहां, तो केरल में मनाया गया है। और कौन सा, पहला। तो ये थुम्बी महोत्सव है क्या, तो ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। कीट पतंगे नहीं होते हैं, उनका फेस्टिवल है, कीट पतंगे तो उनका फेस्टिवल है। तो ये अपनी तरह का पहला फेस्टिवल मनाया गया है भारत में। तो पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहां मनाया गया, 1% ये पूछा जा सकता है, केरल में। ठीक है, या फिर आपसे महोत्सव के बारे में पूछा जा सकता है कि थुम्बी महोत्सव 2020 कहां मनाया गया, कहां मनाया गया, तो केरल में मनाया गया। ठीक है, दूसरा इसका ऑफिशियल मैस्कट क्या था, यानी कि आधिकारिक शुभंकर क्या था, तो पंतालू। कीट का नाम है पंतालू, जिसका पिक्चर देख सकते हैं ऐसे हंसते हुए की, पंतालू, ये इनका आधिकारिक स्वयंवर था, शुभंकर था, सॉरी, मस्कट था, ऑफिशियल मस्कट था पंतालू। ठीक है, तो थुम्बी महोत्सव 2020 कहां हुआ, केरल में हुआ। अगर पूछ ले कि थुम्बी महोत्सव है क्या, तो क्या है, तो ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, और अपनी तरह का पहला फेस्टिवल है भारत में, और कहां मनाया गया, केरल में मनाया गया। ऑफिशियल मैस्कट क्या है, यानी आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो पंतालू इसका आधिकारिक शुभंकर है। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, सोनारेटा एल्बा चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में इसलिए रहा है कि भाई हाल ही में महाराष्ट्र ने, जो महाराष्ट्र राज्य है, उसने इसे राज्य मैंग्रोव वृक्ष घोषित कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र ने इसे राज्य मैंग्रोव वन घोषित कर दिया है, सॉरी, वृक्ष घोषित कर दिया है। क्यों किया गया है,
तो ये घोषित क्यों किया गया है? तो घोषित करने का कारण है कंजर्वेशन के लिए, कि इनको कंजर्व करना है। काम किस आता है? तो आप देखेंगे कि अचार वगैरह बनाने में काम आता है। इसकी हाइट 5 फीट के करीब होती है, ठीक है। वाइट फ्लावर देता है, पिंक बेस होता है और ग्रीन फ्रूट रहता है। इसका देख सकते हैं आप, ये फ्रूट कैसा है? ग्रीन है, इसलिए इसको ग्रीन एप्पल मैंग्रोव भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? तो ग्रीन एप्पल मैंग्रोव भी बोलते हैं, या कहीं कहीं एप्पल मैंग्रोव भी बोल दिया जाता है, ठीक है। क्या है इसके बारे में? 5 फीट तक इसकी हाइट होती है, व्हाइट फ्लावर होता है, पिंक बेस होता है और इसका फ्रूट कैसा होता है? ग्रीन होता है। एप्पल मैंग्रोव भी बोलते हैं। और महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने इसको राज्य मैंग्रोव वृक्ष घोषित किया है। किस पर्पज के लिए? तो इसको कंजर्व करने के लिए। और नाम क्या है? सोनारिटा एल्बा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला मुद्दा देखते हैं। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म काफी पुराने समय पे, मतलब काफी टाइम पहले लॉन्च हुआ था। ये नवंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। अभी चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में रहने का कारण क्या है कि इसने 1.5 लाख कंसल्टेंट पूरे किए हैं। क्या है ये प्लेटफॉर्म? ई संजीवनी प्लेटफॉर्म चर्चा में क्यों है? तो 1.5 लाख कंसल्टेंट पूरे किए हैं इस प्लेटफॉर्म ने, इसलिए एक बार दोबारा से चर्चा में है। पहले देखेंगे बुनियादी चीजें है क्या। तो ये नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है। टेलीमेडिसिन का अर्थ समझते ना, कि दूरस्थ चिकित्सा। दूर से डॉक्टर दूर बैठा है, पेशेंट दूर बैठा है और वहीं से कंसल्ट कर रहे हैं, इसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है ई संजीवनी। पहले अपन इसके फिगर को देखते हैं, यानी फोटो को देखते हैं, उसमें कुछ चीजें हैं, फिर इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहला ये कि किस मिशन के तहत है, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। किस मिशन के तहत? नेशनल हेल्थ मिशन के तहत क्या लॉन्च किया गया था? ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। दूसरा, किस डिपार्टमेंट के तहत? तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर। यहां नीचे देखेंगे आराम से कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, या इसको गवर्न करता है ये डिपार्टमेंट। और लॉन्च किसके तहत किया गया है? तो नेशनल हेल्थ मेडिसिन। इसी में आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये पेशेंट है और ये डॉक्टर, दूरस्थ चिकित्सा। और इसमें ऊपर लिखा हुआ है ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी ओपीडी। अब ये क्या है ये मैं बता देता हूं। तो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो है वो 2 भाग हैं उसके। दो भाग हैं ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के। एक है डॉक्टर टू डॉक्टर प्लेटफॉर्म, यानी एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है किसी चीज के बारे में, तो डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्ट नहीं प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो अपना शुरू में है, देखो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। और दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है जो अपना डायग्राम में दिखा था, ई संजीवनी ओपीडी। ये क्या है? तो ये है पेशेंट टू डॉक्टर प्लेटफॉर्म। और ये क्या है? तो ये है ई संजीवनी ओपीडी।
समझे कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के दो भाग हैं। पहला क्या है, डॉक्टर टू डॉक्टर प्लेटफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, तो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म बोलते हैं। दूसरा कि भाई जब डॉक्टर से डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है वो किस प्लेटफॉर्म पे करेगा, ई संजीवनी पे। और अगर पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो वो ई संजीवनी ओपीडी पे क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। हाल ही में इसने 1.5 लाख कंसल्टेंट पूरे किए हैं, इसलिए चर्चा में है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। दोबारा देख लेंगे एक बार सॉरी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो पहला तो आपसे बहुत आसान, अगर प्रश्न पूछेंगे तो सीधा पूछ लेंगे कि क्या है, तो भाई नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है। कब लॉन्च हुई थी, तो नवंबर 2019 में। किसके तहत लॉन्च हुई, तो किसके तहत हुई, तो नेशनल हेल्थ मिशन के। इसको गवर्न कौन कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, कितने भाग हैं इसके, तो 2 भाग हैं। पहला है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जिसपे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है। दूसरा है ई संजीवनी ओपीडी जिसमें पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है। तो ये अपना संजीवनी प्लेटफॉर्म था। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला मुद्दा है एबिसिक एसिड। एबिसिक एसिड क्या है, पहले ये देखेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद अपन आएंगे कि ओरिजिनली है क्या। IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, भोपाल में है, पुणे में भी है, कोलकाता में भी है, पर भोपाल में जो है उन्होंने स्टडी करना शुरू किया है ABA एबिसिक एसिड के ऊपर। क्या है, क्यों स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि अपन जो फसलें हैं उनको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, यानी उनके लिए और अच्छे बीज अपन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मूल मुद्दा आता है कि ये है क्या एबिसिक एसिड। चर्चा में बता दिया क्यों है कि IISER भोपाल के साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, और वो रिसर्च भी बेसिकली किसके ऊपर कर रहे हैं, सीड जर्मिनेशन के ऊपर। ठीक है, ताकि क्रॉप्स को और अच्छा कैसे बनाया जा सके। ठीक है, चर्चा में है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले पहली चीज यह है कि यह एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, प्लांट हार्मोन है, और ये काम क्या करता है, यानी कहाँ मिलता है, तो यह पौधों की जड़ों में तथा टर्मिनल बड्स एट द टॉप ऑफ द प्लांट, जो पौधे होते हैं उनके ऊपर पत्तियों में मिलता है। ठीक है, तो 2 जगह मिलता है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, तो काम करता है कि यह लीव्स के स्टोमेटा को बंद करने में तथा इनहिबिट सीड जर्मिनेशन में काम आता है। क्या है ये चीज, इसको डिटेल में देखेंगे। पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है, प्लांट हार्मोन है। दूसरी चीज क्या है, कहां मिलता है, तो भाई पौधों की जड़ों में मिलता है और टर्मिनल बड्स में मिलता है, टॉप ऑफ द प्लांट। तीसरा काम क्या आता है, तो लीव्स के स्टोमेटा को बंद करने में, और इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन में। अब इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे क्या है। लीव स्टोमेटा, इसको गौर करेंगे, आपके साइंस में भी काम आएगी। लीव्स स्टोमेटा, सभी ने सुना होगा कि पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटा का अर्थ होता है रंध्र। ठीक है, ध आएगा शायद, ध, हाँ, रंध्र, स्टोमेटाज होते हैं। काम क्या करते हैं वो स्टोमेटाज, कि उनके माध्यम से पौधे CO2 लेते हैं और वाटर कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। तो स्टोमेटा क्या काम करते हैं, तो CO2 तथा वाटर कंटेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, तो एबिसिक एसिड यहां काम आता है। ये क्या करता है कि इनको बंद कर देता है, रंध्र को बंद कर देता है। जैसे ही CO2 की कमी पूरी हुई, यानी कि जितनी CO2 पौधे को चाहिए थी मिली, एबिसिक एसिड का
फंक्शन शुरू हो जाता है और वो स्टोमेटाज को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, ताकि पौधा एक्सेस CO2 नहीं ले सके, उसको कोई हानि नहीं हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बंद कर देता है ड्रोट के टाइम पे, सूखा के टाइम पे। आप सभी को एक चीज अच्छे से पता होगा, साइंस में सबने पढ़ी होगी कि पत्तियों के माध्यम से कोई भी पौधा वाष्पीकरण की क्रिया करता है, और अगर रंध्र खुले होंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया जारी रहेगी। और सूखे का समय चल रहा है, चूंकि पानी की कमी है, और अगर वाष्पीकरण होता रहा तो वाटर कंटेंट इरेगुलेट हो जाएगा, यानी कि पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी पौधे को और वो बाहर से नहीं मिल पाएगा, जिससे पौधे को हानि हो सकती है। तो एबिसिक एसिड काम आता है यहां। वो क्या करेगा, स्टोमेटाज को बंद कर देगा, और उससे क्या रेगुलेट हो जाएंगे, तो उससे रेगुलेट होगा अपना वाटर कंटेंट। एक चीज तो ये करता है एबिसिक एसिड। दूसरी चीज करता है सीड जर्मिनेशन में। किसमें, सीड जर्मिनेशन में। सबने देखा होगा कि बीज डाल दिया और कुछ समय के बाद अंकुरित होता है। अब अपने को यह नहीं पता होता कि भाई कब अंकुरित होगा। अपन ने बीज डाला, टाइम नोट किया लगभग कि भाई ये 10 दिन बाद अंकुरित होगा, ये 5 दिन बाद अंकुरित होता है। अपन ने उनका एक टाइम बना रखा है, पर हमें यह नहीं पता कि सीड का जर्मिनेशन होता क्यों है और कब होता है। तो यहां भी एबिसिक एसिड ही काम करता है। एबिसिक एसिड क्या करता है कि किसी भी बीज के लिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब ही प्रफुटित करता है, और तो उसके प्रफुटन में काम आता है एबिसिक एसिड। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन में इस तरह काम आता है कि अपन ने बीज डाल दिया और उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रही है तो वो अंकुरित नहीं होता है। ये काम किसका है, एबिसिक एसिड का, कि अगर परिस्थितियां मिली अंकुरित कर देगा। तो ये दो काम है एबिसिक एसिड के। चर्चा में क्यों है बताया कि IISER भोपाल के साइंटिस्ट एबिसिक एसिड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो चर्चा में है, और चर्चा में है तो इसके बारे में पढ़ लिया जाए। तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन में यही है कि प्लांट हार्मोन है। दूसरा कहाँ पाया जाता है, तो पौधों की जड़ों में, और टर्मिनल बड्स एट द टॉप ऑफ द प्लांट मिलता है। दूसरा कि काम क्या करता है, तो भाई लीव्स के स्टोमेटा को बंद करता है, पत्तियों के रंध्र को बंद करता है, और पौधों के अंकुरण में काम आता है। तो अगर लीव्स के स्टोमेटा का काम क्या है कि पत्तियों के रंध्र के माध्यम से ही पौधे CO2 लेते हैं, और वहीं इनका वाटर कंटेंट होता है। तो क्या होता है कि अगर CO2 पर्याप्त मात्रा में मिल गई तो एबिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटाज को बंद कर देता है, तो अपने को एक्सेस पौधे को एक्सेस CO2 नहीं मिल पाती है। दूसरा कि सूखे का समय चल रहा है तो पौधे के जो स्टोमेटाज हैं, लीव्स के जो स्टोमेटाज हैं, एबिसिक एसिड उनको बंद कर देता है, जिससे वाटर की अतिरिक्त क्षति नहीं होती है। दूसरा सीड जर्मिनेशन में काम आता है एबिसिक एसिड। वो किस तरह काम आता है कि बीज के लिए अनुकूल समय क्या है अंकुरित होने के लिए, वो एबिसिक एसिड का काम। ठीक है, अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, और ये अपना लास्ट मुद्दा है आज का। और क्या है कि इजराइल UAE शांति समझौता। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य क्या समझौता हुआ है, एक शांति समझौता हुआ है। और वो क्या हुआ है वो देखते हैं। इजराइल UAE शांति समझौता। तो इस समझौते के तहत स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि इस समझौते के तहत इजराइल एवं UAE के मध्य पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर एक आम सहमति बनी है कि दोनों के बीच राजनयिक संबंध बनेंगे। और इसी में ये USA के द्वारा की मध्यस्थता में समझौता करवाया गया है। और इसी समझौते के तहत कहा गया है कि आगे हवाई सेवाएं, संचार, स्वास्थ्य सेवाओं में एक देश दूसरे देश की मदद करेगा, या हम इन चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है। दूसरा, इसी समझौते के तहत क्या हुआ है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा। वह अपनी योजना को छोड़ देगा वेस्ट बैंक पे। क्यों कि 67 में अरब और इजराइल युद्ध हुआ था, जिसमें आप वेस्ट बैंक देख सकते हैं, ये रहा। इस क्षेत्र को इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था।
जिसके ऊपर विवाद है फिलिस्तीन के साथ। और ये वेस्ट बैंक किस किस के मध्य पड़ता है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जॉर्डन रहा, ये इजराइल रहा। तो कहा है कि हम अपनी जो योजना है इसके बड़े हिस्से को कब्जे में करने की, उसको छोड़ देंगे। बदले में इन दोनों के बीच शांति स्थापित हो गई, और इस शांति की स्थापना में मध्यस्थता किसने की है, तो मध्यस्थता यूएसए ने की है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वेस्ट बैंक किन किन के मध्य है, तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य है, ठीक है। और ये इस समझौते के तहत क्या किया गया है, तो क्या किया गया है, वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर इजराइल अपना दावा छोड़ेगा। तो 15 से 31 तक के अपने करंट अफेयर्स यहीं खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में अपन सितंबर में जितने भी समसामयिकी मुद्दे हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।